नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज रियासत तेलंगाना में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम 24 अफराद के मरने की इत्तला है। पहले तो ये बताया गया कि 12 अफराद हलाक हुए हैं, फिर बाद में कहा गया कि 19 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, और अब ये खबर आई कि 21 अफराद, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि 24 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि 10 ख़वातीन हैं, और ट्रक के साथ साथ आप देखेंगे कि आरटीसी बस के दोनों के ड्राइवर्स भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं, इस हादसे में अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस है वो और एक ट्रक जो इसमें आप स्टोन क्रैशर आप देखेंगे कि जा रहा था, और मिर्ज़ागुड़ा चेवड़ा के करीब यह हादसा पेश आया। बताया ये जाता है कि बस भी बहुत तेज़ रफ्तारी से अपने तरफ यानी एक मुखालिफ सिम जा रही थी, और दूसरी तरफ ट्रक्स भी यानी बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ मुखालिफ सिम से आ रहा था। ऐसे में ट्रक ड्राइवर ने बहुत कोशिश की और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट अपनी गाड़ी को मुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बस आई और फिर इससे टकरा गई, यानी ट्रक से टकरा गई, और उसके नतीजे में जो क्रशर स्टोन थे वो आरटीसी बस पर उंडल गए, यानी पूरे गिर गए, जिसके नतीजे में जो पहले 5 या 6 रोज थे सीटों के वो उसकी जद में आ गए, और तकरीबन 21 से लेकर 24 अफराद के मरने की इत्तला है। ये भी बताया जा रहा है कि कंक्रीट से लदा ये ट्रक था, और कंक्रीट गिरने की वजह से ये लोग जिंदा दफन हो गए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बहुत दुख हुआ है, और उन्होंने यानी दफ्तर वज़ीर आज़म के ज़रिए एक बयान एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, यानी साबिक़ ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिसमें इस तरह के जानों के इतलाफ़ पर दुख का इजहार करते हुए जो ज़ख्मी हैं उनके साथ नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की गई है, और वज़ीर आज़म दफ्तर वज़ीर आज़म की जानिब से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड की तरफ से 2 लाख रुपये हर महलूक के अरकान ख़ानदान को 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है, और हस्ब मामूल ये दिया जाता है, जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी दुख का इजहार किया है, और उन्होंने फौरी चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी रंगारेड्डी के मंडल चेवड़ा पहुंच जाएं, और वहां पर जो हालात पैदा हुए हैं उस पर कंट्रोल हासिल करें। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कांग्रेस के रुकन असम्बली चेवड़ा यादయ్య कल्ले यादయ్య उनके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, एमएलए डाउन डाउन के नारे लगाए गए, और ये भी कहा जा रहा है कि 5 बरस पहले इस यानी सड़क की तामीर के लिए दरख्वास्त दी गई थी, और सड़क की तामीर में वाक़ई 5 साल की ताख़ीर हो गई। तो बहरहाल आप देखेंगे कि सड़क की तामीर में 5 साल की ताख़ीर कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल वहाँ की जो बुनियादी सहूलतें हैं, सड़कों को बिछाने का काम है, उसमें ताख़ीर पर लोग मुकामी जो लोग हैं वो रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू हुए, और ये भी कहा गया कि उन पर संगबारी भी की गई, और वो बचते बचाते वहाँ से निकल आए। इसी दौरान एक खबर यह आई है कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दवाखाना पहुँच कर, चेवड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच कर जो महलूकीन हैं उनके रिश्तेदारों को पुरसा दिया, और वहाँ इस तरह के मनाजिर देखे जा रहे हैं, दर्दनाक मनाजिर, लोगों की आहो बका सुनाई दे रही है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं, सज्जाद साहब अब जो नए मालूमात हैं वो क्या हैं? जी देखिए, जैसा कि ये खबर आ रही है कि मरने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई है, और इसमें जो है 70 मुसाफिर सवार थे बस में, जिसमें से 24 अगर जो है ज़ख्मी हुए हैं, तो फिर तकरीबन जो है 50 अफराद हम ये कह सकते हैं कि जो है 46 अफराद जो है ज़ख्मी हैं। ड्राइवर दोनों इतना शदीद था, ये एक्सीडेंट समझिए, ये टकराव जी इतना शदीद था कि दोनों ड्राइवरों की मौके पे मौत हो गई। जी 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 वो टिप्पर का ड्राइवर भी और जो है इधर बस का ड्राइवर भी। और जैसा कि आपने कहा कि दोनों गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से आ रही थी मुखालिफ सिम से, और हैरत की बात है कि सिंगल रोड है जी जी एक्सप्रेस वे भी नहीं है, सिंगल रोड है, ये विकाराबाद की तरफ जाने वाली, गो के ये भी एक मसरूफ़ तरीन सड़क है, लेकिन ये सिंगल रोड है। और देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा चेवल्ला के आसपास में वाक़या हुआ है, तो मुकामी लोग पूरी बरहमी के साथ रोड पे आ गए। पहले तो बचाव के कामों में मुकामी लोगों ने मदद की,
हम देख रहे हैं तस्वीरें जो आई हैं, वीडियोस जो आए हैं, वो दिल दहला देने वाले वीडियोस हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जो मतलब एक ट्रक में जो क्रश किया हुआ पत्थर रखा था, जी हाँ। पत्थर में दबे हुए थे बहुत सारे लोग। किसी का सर दिख रहा था, किसी का हाथ दिख रहा था। अल्लाह अकबर। तो उनको लोगों ने वहाँ पत्थरों में से जो है निकाला, उनको खींच खींच के निकाला। फिर बाद में चूँकि पूरी तरीके से जो है बस का एक हिस्सा दब गया था, सामने का जो हिस्सा था ड्राइवर से लेके 3-4 सीटों तक का हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अगर हम वीडियो देखेंगे या तस्वीरें देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि कितनी खौफनाक टक्कर थी कि पूरी तरीके से बस का सामने वाला हिस्सा तबाह हो चुका है और उस हिस्से में दबी हुई लाशों को जो है बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। देखिए मसला ये होता है कि ज़ख्मी तो नहीं है कोई शख्स अंदर दबा हुआ, इसका एहसास करना होता है तो जो है भारी भरकम मशीनें ला के जो है बस को टिप्पर को एक दूसरे से अलग किया गया और फिर उसके बाद अंदर दबे लोगों को निकाला गया। तो यकीनन ये बहुत दर्दनाक वाक़यात जो है देखने में आ रहे हैं। किशनबाग की एक ही फैमिली के जो है 5-4 लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं, मुस्लिम फैमिली है जी हाँ। किशनबाग की। तो बहरहाल एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ज़ख्मियों की भी और मरने वालों की भी, और दिल दहला देने वाले जो है मनाजिर हैं। फौरी तौर पे वहाँ के एमएलए पहुँच गए थे मौके पे, लेकिन उनको लोगों की बरहमी का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि हमने मुसलसल इस सड़क की जानिब जो है इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाई है। हमने कहा कि इस सड़क की तामीर और मरम्मत और इस सड़क पे जो है सिग्नल्स का इंतज़ाम, इस सड़क पे जो है चूँकि ये जो है एक मतलब एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए जो जो एहतियाती इक़दाम होते हैं, हादसों से बचने के लिए जो जो एहतियाती इक़दाम होते हैं, उन सब को वहाँ पे नाफिज करने का एक अरसे से मुतालबा किया जाता रहा है। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया ये है, इंतज़ामिया का कहिए आप, हुकूमतों का कहिए, कि हादसा होता है तो तवज्जो दी जाती है। जी हाँ, जी हाँ। जब तक कोई तवज्जो नहीं दे, अगर वक्त से पहले काम हो जाए तो शायद इस तरह के हादसा से बचा जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा। तो यही लोगों का कहना था कि हम तवज्जो बहुत अरसे से दिला रहे हैं, लेकिन एमएलए मान ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आज लोगों की बरहमी, लोगों का गुस्सा उस एमएलए पे दिखने में आया, जिससे चीफ मिनिस्टर की जो है दफ्तर हिल के रह गया। देखिए आवाम का एहतजाज मामूली बात नहीं है, सही और एमएलए वो कांग्रेस का था, तो दफ्तर हिल के रह गया। चीफ मिनिस्टर को फौरी जो है उस केस की जो है तरफ तवज्जो देनी पड़ी, फौरी हिदायत जारी करनी पड़ी, और फिर उन्होंने पूनम प्रभाकर रियासती वज़ीर को जो है वहाँ पे भेजा। जो पूनम प्रभाकर वहाँ पे गए, उन्होंने ये कहा है कि हम देखेंगे ये हादसा कैसे हुआ, सड़क कैसी है ये भी हम देखेंगे, और जो है हादसा को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। तो बहरहाल हादसा हुआ है, और हादसे के मौके पे ये पूनम प्रभाकर, आपको याद होगा कि इससे पहले भी बस जल गई थी, एक हैदराबाद से जो है बेंगलुरु जा रही थी। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम चेक करेंगे बसों को और देखेंगे कि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसा ना हो। तो हमें चाहिए कि बयानबाजी के बजाय जामे इक़दाम करें, संजीदा इक़दाम करें, वरना तो फिर मुझे वो भी दिन याद है, आपको याद होगा, चार मीनार के पास एक घर में आग लग गई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तब भी यही पूनम प्रभाकर ने कहा था कि हम इमारतों में आगों को आग लगने से जो है आग पे काबू पाने के लिए किस तरह के हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, इस पे अमल करेंगे। तो लेकिन यही बोलने का मतलब यही है कि सिचुएशन पे आपने बोल दिया, उसके बाद भूल भाल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, अमली इक़दाम की ज़रूरत है, ठोस इक़दाम की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे कि बीजापुर, हैदराबाद बीजापुर रूट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुकामी शहरियों का कहना है, मुकामी बाशिंदों का कहना है कि हादसात मामूल का एक वो हो गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है। ऐसे में मुकामी एमएलए को भी तवज्जो दिलाई गई, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके साथ साथ अहदेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई, और 5 साल पहले उस रोड की तामीर की दरख्वास्त की गई थी, और रोड
एयरपोर्ट की तामीर में तकरीबन 5 साल की ताख़ीर हो गई है। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक मसरूफ़ तरीन रूट है ये, और उस पर अगर 5 साल की ताख़ीर करते हैं सड़क बिछाने के लिए, तो फिर आवाम का क्या होगा और ट्रैफिक का क्या होगा और हादसात क्या क्या होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जो ड्राइवर हैं आरटीसी बस के, आरटीसी बस नंबर है TS34TA6354, इसके जो ड्राइवर है 37 साल दस्तगीर, उनकी भी उसकी मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। जबकि कंडक्टर राधा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी इसी हादसे में। जबकि टिप्पर का ड्राइवर भी हलाक हो गया है। यानी हादसे की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टिप्पर का जो हिस्सा था वो बस में घुस गया, और जिसके नतीजे में जो टिप्पर में आप देखेंगे कि क्रश स्टोन थे वो आरटीसी बस के 5 या 6 रोज़ जो होते हैं सीट्स के, उस पर जा गिरे और फिर उस पर दब कर रह गए लोग। और नतीजे में आपको बता दूं कि 21 से लेकर 24 लोगों के फौत होने या हलाक होने की इत्तला है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अमवात की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए, जैसा कि सज्जाद साहब ने बताया कि हादसा इस कदर ख़तरनाक व संगीन था कि चीफ मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो तमाम का तमाम हरकत में आ गया। चीफ मिनिस्टर ने फौरी रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को मुकाम वाक़े पर रवाना कर दिया, पुलिस अहदेदारों को रवाना किया गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो चीफ सेक्रेटरी है के रामाकृष्ण राव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवाधर रेड्डी है, उन्होंने भी फौरी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अहदेदारों को रवाना कर दिया। और फिर कुछ मरीज़ों को ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद मुंतकिल किया गया, और बाद जो मरीज़ हैं ज़ख्मी उन्हें चेवड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हालांकि वो बिहार असम्बली इंतखाबात को लेकर भी परेशान है, लेकिन इस हादसे पर वो परेशानी का इजहार करते हैं और एक्स पर अपना बयान जारी करते हैं, जिसमें जो मुतवफ़ी हैं उनके अरकान ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत किया जाता है और कहा जाता है कि हर महलूक के ख़ानदान को फ़ीकस 2 लाख रुपये दिए जाएंगे और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखना ये है कि हमारी जो रियासती हुकूमत है, रेवंत रेड्डी हुकूमत, वो किस कदर एक गिरेशा का ऐलान करती है या मुआवजे का ऐलान करती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में हलाकतें हुई हैं उसमें 10 ख़वातीन शामिल है सज्जाद साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर बात है, हादसा जब होता है और इस तरह की जो है बस है, मुसाफिर बस है, आरटीसी की बस है, तो इसमें जो है आम लोग फैमिलीज़ के साथ सफ़र करते हैं, तो उसमें बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं, मर्द हजरात भी होते हैं। तो अब देखिए सबसे मतलब एक दिल दहला देने वाली बात यही है कि इस हादसे में 24 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा दिल दहला देने वाला जो है खबर है, दिल दहला देने वाली, और उसमें 10 ख़वातीन हैं, एक शेरखार जो है बच्चा इसमें जो है फौत होने वालों में शामिल है। यकीनन ये हादसा जो है आज पूरी रियासत को हिला के रख दिया है इस हादसे ने, और पूरी रियासत के आप देखेंगे, चैनलों को आप देखेंगे तो सारे चैनलों में यही खबर जो है आज लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो है मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसा ना हो, उसके लिए संजीदा कोशिशें करें। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तेलंगाना के पेशेवराना यानी प्रोफेशनल कॉलेजेस, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बी फार्मेसी है, और दूसरे जो कॉलेज हैं बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस है, उनके लिए है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के लिए हुकूमत ने यह वादा किया था कि दीपावली तक इनको 1200 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 300 करोड़ रुपये जारी किए गए। उसके बाद आज से इंजीनियरिंग और दीगर कॉलेजेस ने यानी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या पेशेवराना कॉलेजेस है, वो उसके जो बच्चे पास हुए हैं या कामयाब हुए हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए डिग्रियां और उनके सर्टिफिकेट्स जो असनादात वापस नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत से उन्हें पैसा नहीं मिला है, यानी फ़ीस अदा नहीं की गई है। वैसे मैं आपको बता दूँ, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन यानी फाथी जो है, उसने ख़ास तौर पर कहा है कि इस एहतजाज के दौरान यानी गैर मुय्यना बंद के दौरान MLA से, अरकान पार्लिमान से, वज़रा से मुलाकात की जाएगी और उन्हें एहसास दिलाया जाएगा कि हुकूमत की गफलत के नतीजे में न सिर्फ
उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि स्टाफ भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 6 नवंबर को जो ये फेडरेशन है या एसोसिएशन है, वो फाती जो है खानगी पेशा वराना कॉलेजेस, वो तमाम सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। 10 नवंबर को सेक्रेटरीट तक रैली निकाली जाएगी और फिर ये हुकूमत को एहसास दिलाया जाएगा कि उसकी गफलत के नतीजे में कई बच्चों का यानी तलबा का जो कीमती साल है वो ज़ाय हो सकता है। तो बहरहाल आप देखिए, टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्लास रूम्स है और फर्नीचर है, लेबॉर्ट्रीज है और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस पे, अब हुकूमत ने उनको निशाना बनाने का फैसला कर लिया है और कहा है कि हम अब इंजीनियरिंग कॉलेज के का इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करते हुए क्लासरूम से लेकर उनके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सहूलतें हैं उसका जायज़ा लेंगे कि इन कॉलेजेस में ये चीज़ें हैं या नहीं। तो सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि एक तरफ आपने चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो या लॉ कॉलेजेस हो, फिर या नर्सिंग कॉलेजेस हो, MBA कॉलेजेस हो, MCA और BEd कोर्सेज़ के जो कॉलेजेस हैं उनके खिलाफ अब हुकूमत ने कहा कि अब तुम गैर मुय्यना मुद्दत का बंद बनाते हो या एहतजाज करते हो तो हम तुम्हारे कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये इंतकाम नहीं है, इंतकाम बिल्कुल ये टकराव की सूरत हाल है। देखिए, फीस रीइंबर्समेंट का मसला है। अगर आप फ़ी रीइंबर्स नहीं कर सकते तो आप बोल दो सीधे सीधे कि भाई हमारे पास सरकारी ख़जाने में पैसा नहीं है। हो सकता है साबिका हुकूमत ने ये रिवाज डाला हो, ये रिवायत डाली हो, हम नहीं दे सकते। आप कह दो सीधे सीधे, आप जो है खुल के कह दो कि हम फ़ीस रीइंबर्स नहीं कर सकते। अगर आप फ़ीस रीइंबर्स भी करने की जो है बात करेंगे, पेमेंट भी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो है, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजों की हम बात करेंगे तो बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों में बहुत सारे कॉलेज बंद भी हो चुके हैं क्योंकि तलबा की कम तादाद की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैनेज नहीं कर पाया था। जो है वहाँ का इंतज़ामिया जो भी था वो कॉलेजेस को मैनेज नहीं कर पाया था। एक कॉलेज कायम करना और चलाना जो है दिल गुर्दे का काम होता है और जो है इन कॉलेजों से हुकूमतों को ख़ासी मदद मिलती है। यहाँ से जो है जो तलबा तालीम हासिल करके निकलते हैं वो अपनी तरक्की से रियासत की तरक्की के लिए जो काम करते हैं उसमें रियासत की खुशहाली का भी जो है एक बड़ा एक मौका कहिए या फिर जो है बिल रास्त तौर पे जो है ये तलबा ये कॉलेजेस रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ देखिए, जब कॉलेजेस ये कह रहे हैं, इससे पहले भी 3-4 बार कॉलेजों ने धमकी दी थी कि हम जो है हड़ताल करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। 3 बार बातचीत हुई, 3 बार उन्होंने अपनी हड़ताल मुलतवी की। अब जब वो हड़ताल करने जा रहे हैं तो हुकूमत धमकी देती है, तो ये रवैया ठीक नहीं है। हुकूमतों को भी जो है हिसाब किताब से चलना होगा और कॉलेजेस का भी जो है काम है कि वो हुकूमतों को कैसे कन्विंस करते हैं। देखिए, हुकूमत अगर फ़ीस रीइंबर्स नहीं करना चाहती है तो फिर वो कह दे, सीधी सीधी बात है कि हम नहीं करेंगे, तो बात ख़त्म। ये जो इंतकामी कार्रवाई का जो धमकी दी जा रही है, यकीनन ये दोनों के लिए जो है नामुनासिब होगी और इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने का अंदेशा। बिल्कुल सज्जाद साहब, और देखेंगे कि बच्चे बहुत परेशान हैं, औलिया तलबा परेशान हैं कि उनकी जो डिग्रीज़ हैं, उनके जो अस्नादाद है जो कॉलेजेस पे जमा कराए जाते हैं एडमिशन के वक्त, वो वापस नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में देखिए, अब प्रोफेशनल कॉलेजेस का भी क्या कसूर है। हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ीस बाज़ अदायगी की जो स्कीम के तहत जो करोड़ों रुपये बाकी है पेशा वराना कॉलेजेस को, वो अदा कर दे, तब जाकर ये उनको भी आसानी होगी। क्योंकि आप देखेंगे स्टाफ को भी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, दूसरे अखराजात भी होते हैं। तो ऐसे में पेशा वराना कॉलेजेस ने जो बंद बनाने का फैसला किया है या फिर हड़ताल करने का फैसला किया है, उस पर कोई, मैं समझता हूँ कि गैर मुनसिफाना कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक स्ट्राइक का सवाल है, वो तो जमहूरी अंदाज होता है हर किसी का। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है। ट्रंप को ये शिकायत है, लेकिन ट्रंप हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं देख पाते। ईसाइयों पर मजालिम हो रहे हैं, गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है। मणिपुर में आप देखेंगे तकरीबन 300 गिरजाघरों को तबाह व बर्बाद किया गया, लेकिन पता नहीं उनके या नज़र में नहीं आया। लेकिन नाइजीरिया के बारे में ट्रंप का कहना है कि अगर वहाँ पर ईसाइयों का कत्लेआम जारी रहता है तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब अगर मजहब के नाम पर हुकूमतें कार्रवाई करने लगी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ऐसे ममालिक पर
کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں جو اقلیتوں کو ستاتے ہیں یا اقلیتوں کو دباتے ہیں یا ان کے انسانی حقوق جو ہیں یا دستوری حقوق ہیں یا جمہوری حقوق ہیں اسے پامال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں ٹرمپ جیسا شخص مداخلت کرے، لیکن ہمارے ملک میں بھی اگر سجاد صاحب آپ دیکھیں گے تو کس طرح اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ویسے تو سب سے زیادہ نشانہ مسلمان بن رہے ہیں، کیونکہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یا جو فرقہ پرست ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں کس قدر کشش ہے۔ اسلام ہر کسی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ اسلام میں چھوٹا بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اسلام میں اعلیٰ ادنیٰ کا کوئی تصور نہیں ہے، گورے کالے کا کوئی تصور نہیں ہے، دولت مند یا غریب کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام سب کو ایک ہی صف پہ دیکھتا ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایاز یعنی محمود و ایاز۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے برعکس یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ جہاد کیا جا رہا ہے، تبدیلی مذہب کیا جا رہا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ دلتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دلت آپ دیکھیں گے سجاد صاحب کہ وہ اگر شادی کرتا ہے تو گھوڑی پر نہیں بیٹھ سکتا، بارات نہیں نکال سکتا، اگر بارات بھی نکالتا ہے تو ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے پگڑی باندھنے کے بجائے، کیونکہ اس کو سنگباری کی جاتی ہے، اسے سنگباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ ذات کے ہندو کے سامنے دلت ٹھہر کر بات نہیں کر سکتا، بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا اور اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ سب انسان ہیں، انسان برابر ہوتے ہیں۔ یہی دیکھیے مذہب اسلام نے مساوات کی تعلیم دی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بابا صاحب امبیڈکر جنہوں نے جو ہے ملک کا آئین بنایا، تیار کیا، اور ملک کو جو ہے ایک بہترین قانون جو ہے ملک کے حوالے کیا، وہ خود بھی اتنا جو ہے اپنے مذہب سے اکتا چکے تھے، اور مذہب میں جو عدم مساوات ہے اور جو ہے یہ چھوت چھات ہے وہ اس سے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے بدھ مت اختیار کرنے کو جو ترجیح دی تھی۔ تو یقیناً دیکھیے یہاں صرف جو ہے نفرت کی بنیاد پہ آپ کسی کو نہ تو دبا سکتے ہیں، نہ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کسی کو روک سکتے ہیں۔ نفرت کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، نفرت اور طاقت کی بنیاد پہ وقتی طور پہ تو جو ہے آپ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن آپ انقلاب نہیں لا سکتے۔ اور یہ توقع اگر بی جے پی کر رہی ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے طاقت دکھا کے یا جو ہے اس طرح کا جو ہے ہم ڈرا دھمکا کے لوگوں کو جو ہے مذہبی تبدیلی سے روکیں گے، تو یہ کام خیالی ہے۔ یہاں بنیادی چیز دیکھیے، مہاتما گاندھی نے بھی سب سے پہلے جو تحریک چلائی تھی وہ انٹچبلٹی کے خلاف چھوت چھات کے خلاف وہ تحریک انہوں نے چلائی تھی۔ تو چھوت چھات کی انتہائی، جیسا کہ آپ نے کہا ریاض صاحب، کہ پانی نہیں پی سکتے، ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے اسکول میں نہیں جا سکتے۔ خود بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں تھی اسکول کے اندر، تو انہوں نے اسکول کے باہر جو بچے چپل چھوڑتے تھے وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے کلاس روم کے باہر جو بچے چپل چھوڑتے تھے وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دیکھا چھوت چھات، جو انہوں نے دیکھا امتیاز، جو انہوں نے دیکھا اعلیٰ اور ادنیٰ کا جو فرق دیکھا، تو پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس ملک میں انصاف کے لیے، اس ملک میں مساوات کے لیے، اس ملک میں ہر مذہب کے لیے جو ہے گنجائش فراہم کرتے ہوئے ایک جامع قانون تیار کرنے کا، ایک جامع دستور تیار کرنے کا کام کیا۔ تیار ہونے کے بعد بھی وہ اتنے بددل تھے کہ پھر انہیں جو ہے بدھ مت اختیار کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ تو یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہ مذہب کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ آپ جو تشدد، نفرت کی فضا جو پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے، اس سے اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنگ بندی کے بعد فضائی حملوں میں یعنی اسرائیل کی درندگی میں کم از کم 226 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور 600 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ کا جو کردار ہے وہ اس قدر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس دوران نیتن یاہو کا ایک بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں
کہ ہم امریکہ کو آگاہ کرتے ہیں، امریکہ کی اجازت نہیں لیتے اور ہمیں امریکہ کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی وہاں ہر درمی چل رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے خود یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے لیے جو امداد روانہ کی جا رہی ہے اسے غزہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ اب اسرائیلی جنگ بندی کی مخالفت یعنی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے خلاف تو کارروائی کی جانی چاہیے۔ ویسے بھی اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو قدرت کے جو فیصلے لیتے ہیں وہ فیصلے یقیناً اس کی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتے ہیں، اور ویسے بھی عالمی سطح پر اسرائیل بدنام ہو کر رہ گیا ہے اور ایک ناجائز مملکت اور تشدد کا ہوا دینے والے مملکت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، اگر ہم ہماری ملک کی بات کرتے ہیں تو ریاست بہار اس وقت بہت زیادہ چرچے میں ہے، کیونکہ وہاں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں 6 نومبر اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں وہاں پر رائے دہی ہوگی۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی وہاں بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ امت شاہ کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم یعنی این ڈی اے 140 سے لے کر 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ گودی میڈیا کے سروے آ رہے ہیں، فرضی سروے، خود ساختہ سروے، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ این ڈی اے کو اقتدار حاصل ہوگا، جبکہ وہاں جو زمینی حقائق ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن یعنی انڈیا بلاک کو کامیابی ملنے والی ہے۔ لیکن امت شاہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ این ڈی اے کو کامیابی ملے گی؟ ویسے گودی میڈیا اس کی ناکامی کو کامیابی کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ بددل ہیں موجودہ سرکار سے، نیتیش کمار کی سرکار سے، این ڈی اے کی سرکار سے بددل ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا کچھ کام نہیں ہوا، ترقی کا کچھ کام نہیں ہوا، بلکہ جو کام ہوئے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے 1 سال میں جو ہے خبریں پڑھی ہیں کہ کئی پل ٹوٹ گئے تھے وہاں پہ، بنتے بنتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بنے ہوئے پل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کا جو ہے وہاں پہ صورتحال ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، روزگار کو لے کے پریشان ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ وہاں سے مائیگریشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے مدعے ہیں اور ان مدعوں پہ عوام کا بھی اتفاق ہے، اور جس طریقے سے جو ہے تیجسوی یادو اور راہل گاندھی کو رسپانس مل رہا ہے پبلک کا، وہ اس بات کا جواب ہے کہ وہاں پہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہے افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ میڈیا ایک جانب، حکومت ایک جانب، پھر اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایس آئی آر تو وہاں الیکشن سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اب الیکشن میں کیا ہونے والا ہے یہ تو جو ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بالکل، بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔